गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में काफ़ी डिटेल में अंदर तक पढ़ा था कि क्रेब्स साइकिल कैसे स्टार्ट हो रही है। तो इससे आगे इसके हम रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से संपन्न होती है। तो स्टार्टिंग तो देख ली थी हमने कि जो लिंक रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस के बीच में और क्रेब्स साइकिल के बीच में, तो उस लिंक रिएक्शन से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, यही एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर क्रेब्स चक्र को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होगी यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और जल के साथ मिलेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और जल के साथ मिलेगा। तो यहां पर संघनन रिएक्शन होगी, यहां संघनन रिएक्शन होती है और संघनन रिएक्शन के कारण यहां पर किसका निर्माण होगा? प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस H2O और यहां पर संघनन एंजाइम, संघनन एंजाइम। तो यहां जब संघनन होगा तो यहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में बदल जाएगा? यहां पर सिट्रिक एसिड के अंदर बदल जाता है। तो यहां इससे निर्माण हो जाएगा सिट्रिक एसिड का, यहां सिट्रिक एसिड बनेगा और कोएंजाइम ए क्या हो जाएगा? फ्री। जो कोएंजाइम ए था यहां पर वो क्या हो जाता है? यहां पर मुक्त हो जाता है। अब जो सिट्रिक एसिड है, यहां पर जो सिट्रिक एसिड बना है, ये सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिस एकोनिटिक अम्ल में, सिस एकोनिटिक अम्ल में। यहां पर ये सिस एकोनिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब ये सिस एकोनिटिक अम्ल है, ये सिस एकोनिटिक अम्ल यहां सिस एकोनिटिक आइसोसिट्रिक एकोटिनेज की उपस्थिति में ही ये एकोनिटेज की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट, जो आइसोसिट्रिक एसिड है, ये आइसोसिट्रिक एसिड यहां से हाइड्रोजन के अणु को निकाल देगा और हाइड्रोजन के अणु को निकालने के बाद में यहाँ ऑक्सैलो सक्सिनिक अम्ल का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन का अणु यहाँ से निकलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर ऊर्जा जनरेट होगी, NADPH2 के अणु का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब आइसोसिट्रिक एसिड जब यहाँ से हाइड्रोजन के अणु को निकालेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊर्जा जनरेट होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है और यहाँ जो एंजाइम होता है वो होता है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज, हमको यहाँ पर एंजाइम्स से ही समझ जाना चाहिए। डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है? अगर हाइड्रोजनेज है तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है और डिहाइड्रोजनेज है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलेज है तो यहाँ CO2 ऐड हो रही है और डिकार्बोक्सिलेज है तो CO2 क्या होगी? बाहर निकल रही है। तो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर NAD
PH प्लस, क्योंकि यहाँ ऊर्जा में कन्वर्ट होगी तो यहाँ आइसोसिट्रिक से बनेगा ऑक्जेलोसक्सिनिक, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड प्लस NADPH2। तो यहां पर साथ ही साथ NADPH2 का निर्माण हो जाएगा। अब जो ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल है, इस ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में यहां डीकार्बोक्सिलेशन होगा इसका, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, यहां डीकार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में, डीकार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में CO2 कहां चली जाएगी, बाहर। तो यहां पर जब यहां से CO2 बाहर चली जाएगी तो यहां अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण होता है और साथ ही CO2 रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण होगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पर कोएंजाइम ए जुड़ेगा। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड यहां NAD प्लस प्लस कोएंजाइम ए, और यहां पर आएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डीकार्बोक्सी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डीकार्बोक्सीजिनेज, एंजाइम की उपस्थिति में यहां CO2 निकल जाएगी, तो यहां सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा, CO2 निकल जाएगी और NADPH2 का निर्माण हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इससे पहले कहाँ कहाँ हुआ है, एक जगह ये हो रहा, एक जगह यहाँ ये हो रहा, तो एक तो कहाँ हो रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद में NADPH2 का निर्माण हो रहा है, दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के बाद में NADPH2 का निर्माण हो रहा है। क्योंकि आगे हम जब टोटल को गिनेंगे तब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ यहाँ पर ऊर्जा जनरेट हो रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, यहां जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की होगा, इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये किस में बदल जाएगा, सक्सिनिक एसिड में। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में किस में बदल जाएगा, ये सक्सिनिक एसिड में। तो यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, यहाँ
GDP आएगी और H3PO4 या IP प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस H2O, क्योंकि ये GDP किस में चेंज होगी, GTP में। तो यहाँ फॉस्फेट चाहिए नहीं चाहिए, तो या तो ये H3PO4 से प्राप्त होगी या फिर फॉस्फेट जल के साथ में यहाँ पर ऐड होगी। तो जो ये कोएंजाइम ए है, ये कोएंजाइम ए यहाँ से निकल जाएगा, कोएंजाइम ए फ्री हो जाएगा, GTP हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ अब जो ये GTP है, ये GTP ATP में कैसे कन्वर्ट होगी, तो यहाँ GTP प्लस ADP, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ATP प्लस GDP। तो यहाँ जो ये GTP है, ये GTP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP में। यहाँ ATP के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है। अब जो सक्सीनिक एसिड है, ये सक्सीनिक एसिड सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में, सक्सीनिक एसिड सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगी, ये यहाँ फ्यूमेरिक एसिड में, ये फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाती है। यहाँ जो FAD होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। यहाँ ATP प्राप्त हो गई, यहाँ FADH2 प्राप्त हो गया। तो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में सक्सीनिक एसिड किस में चेंज हो गया, फ्यूमेरिक एसिड में यहाँ पर चेंज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, जो फ्यूमेरिक एसिड है, अब ये फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज की उपस्थिति में, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, मैलिक एसिड के अंदर। फ्यूमेरिक एसिड किस में बदल जाएगा, मैलिक एसिड में। यहाँ ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। और यहाँ पर मैलिक एसिड में कब कन्वर्ट होगा, जब ये जल से क्रिया करेगा। तो फ्यूमरेज जल की उपस्थिति में इसका क्या कर देगा, यहाँ पर जल को यहाँ पर ऐड कर देगा, और जल ऐड हो रहा है तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ जल ऐड हो जाएगा। उसके बाद में जो मैलिक एसिड है, लास्ट में जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड सबसे लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। मैलिक एसिड सबसे लास्ट में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, यहीं से स्टार्ट हुई थी हमारी रिएक्शन। तो यहाँ पर जो मैलिक एसिड होता है, ये मैलिक एसिड यहाँ जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है तो यहाँ NADPH2 का भी निर्माण होता है। यहाँ पर ऊर्जा जनरेट होती है और यहाँ NADPH2 का निर्माण होता है। अब जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलेगा, संघनन होगा और वापस से दूसरे क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाएगा।
यहाँ जो दूसरा कोई क्रेब्स चक्र चलेगा इसके बाद में, उस दूसरे क्रेब्स चक्र में ये प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कंप्लीट रिएक्शन हुई है, एक यहाँ हो गया NADPH2 का निर्माण, तो ये कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर 10 स्टेप में आकर के कंप्लीट हो जाती है और एट लास्ट जो बनता है वो वापस से क्रेब्स चक्र के निर्माण में काम आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी साइकिल पीछे बनाते हैं हम। पहले ये देखते हैं कि ऊर्जा कहाँ कहाँ जनरेट हुई है, यहाँ पर कहाँ कहाँ ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो इसको हम छोटी सी ट्रिक से याद रखते हैं, पिक सम। पायरुविक अम्ल, आइसोसिट्रिक अम्ल, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। पायरुविक अम्ल, ये जो क्रिया है पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो क्रिया है, ये हमारे क्रेब्स चक्र से बाहर होती है, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पायरुविक अम्ल के बाद में भी क्या निर्माण हो रहा है, यहाँ NADPH2 का। केवल हमको ये याद रखना है कि यहाँ भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसको हमको क्रेब्स चक्र में काउंट नहीं करना है। आइसोसिट्रिक एसिड, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद में क्या निर्मित हो रहा था, NADPH2, और अभी हमने लास्ट में भी क्या पढ़ा है, NADPH2। यहाँ भी क्या निर्माण हो रहा है, NADPH2। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक के बाद में भी क्या निर्मित हो रहा है, NADPH2। तो यहाँ शुरुआत में भी दोनों में NADPH2 हो रहा है, सबसे लास्ट में भी यहाँ पर NADPH2 हो रहा है। सक्सिनिक अम्ल के बाद में यहाँ पर FADH2 होता है, FADH2 होता है, और यहाँ GTP होता है, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, ATP में। तो GTP ना लिख के हम इसको क्या लिखें, ATP। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो रिएक्शन चल रही है वो एक ग्लूकोज अणु से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ है, 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर 2 के अंदर चल रही है। टोटल NADPH2 कितने हो गए, 1 2 और 3 NADPH2 है। और दोनों का मिला के क्या करेंगे हम, 6। 2 FADH2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 लिखा है हमने, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 FADH2, और 2 ही फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, ATP। 6 × 3, 2 × 2 और 2, 6 × 3 18, 4 और 2 8, यहाँ पर हो गए 24 ATP का निर्माण हो रहा है, और 6 आएंगे इसके जो हम पढ़ रहे थे। यहाँ 24 ATP तो ये हो गए, तो यहाँ पर कितनी होती है टोटल, 30 ATP। जब हम यहाँ कोएंजाइम ए वाले ATP को भी काउंट करते हैं तो यहाँ पर कितनी ATP होती हैं, ऑल ओवर यहाँ पर 30 ATP होती हैं, और यहाँ पर 6 या 8 होती है ग्लाइकोलाइसिस की। तो देखो स्टूडेंट्स, 24 ये, 24 से पहले 6 इसकी, और उससे पहले
6 या 8 ग्लाइकोलाइसिस की लेते हैं, तो यहां पर टोटल कितनी हो गई? 36 या 38 एटीपी। जब यहां पर किसकी क्रिया चल रही है? पूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है, वायवीय शोषण हो रहा है, तो हम क्या कह रहे थे? 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो वो 36 या 38 एटीपी का निर्माण इस प्रकार से होता है, 6 या 8 ग्लाइकोलाइसिस की, 6 लिंक रिएक्शन की और 24 क्रेब्स चक्र की, तो ऑल ओवर 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है। वो डिपेंड करता है कि हम यहाँ शुद्ध लाभ ले रहे हैं तो 6 और टोटल लाभ लेते हैं तो 8, क्योंकि यहाँ पर 8 बनती हैं, 2 काम में आ जाती हैं, तो यहाँ अगर शुद्ध लाभ लेते हैं तो 6 हो जाती हैं, तो 36 होती हैं, और टोटल लेते हैं तो कितनी होती हैं? 38। अब इस क्रेब्स चक्र को अगर हम कंप्लीटली किस में देखें? एक रिएक्शन, एक चेन के रूप में, तो इसको चेन के रूप में भी शो कर सकते हैं हम। पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, इस पायरुविक एसिड से क्या बन गया है? यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहां उपस्थित है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्योंकि बना है अभी ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहां से क्या होगी? संघनन अभिक्रिया, संघनन रिएक्शन, तो यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का। इस सिट्रिक एसिड से किसका निर्माण हो रहा? सिस एकोटिनेज का, सिस एकोटिनेज, एकोनिटीज, तो यहां पर एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोटिनेज का निर्माण हो जाएगा, सॉरी सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, क्योंकि यहां पर एकोटिनेज तो उपस्थित होगा। अब यहां पर वापस से एकोटिनेज आएगा, तो यहां पर निर्माण हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड का, यहां निर्माण हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड का। ये आइसोसिट्रिक एसिड किस में बदल जाएगा? एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक किस में बदलेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में चेंज होगा? सक्सिनिक एसिड में, और सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक अम्ल में, और फ्यूमेरिक मैलिक अम्ल में, और मैलिक ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से चलेगी। यहां NADPH2 बन रहा है, यहां NADPH2 बन रहा है, यहां NADPH2 बन रहा है, यहां GTP बनेगा, यहां FADH2 बनेगा, और उसके बाद में यहां वापस से NADPH2 बनेगा। तो यहां इस प्रकार से एक चेन के रूप में ये रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर एकोनिटेज एंजाइम होगा,
और आइसोसिट्रिक एसिड किससे चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज से, यहाँ आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बन जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज से यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट एक चेन का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो ये होती है आपकी क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं आपकी ETS।